गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ने वाले हैं द रिवोल्ट ऑफ 1857 या 1857 की क्रांति जो कि इंडिया में हुई थी, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये आपके UT4 के सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। ओके, द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये है आपका चैप्टर 7, पेज नंबर 63 पे। ओके, ए पावरफुल and popular revolt broken out in north and the central India in 1857। एक पावरफुल और पॉपुलर रिवोल्ट ब्रोक आउट हुआ या सामने आया 1857 में नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया में। हम लोग नॉर्थ इंडिया में हैं तो वहीं का ये है, ठीक है, इसी के बारे में है। ओके, ये जो पेंटिंग बनाई गई है ये रिवोल्ट के बारे में भी दर्शाती है 1857 के थोड़ा बहुत। It began with a mutiny of sepoys were the Indian soldiers of the company army, जो कि कंपनी में इंडियन वो थे, इंडियन सोल्जर्स जो थे कंपनी में, उनके बारे में बताया गया है इसमें, ठीक है। बट तब से उनसे शुरुआत हुई थी इसकी, बट सून इट बिकेम widespread and involved the masses. Thus, the revolt was a result of accumulation grievance of the people against the policies of British and their hatred for the foreign rules. इससे ये बहुत पैमाने पर फिर आगे बढ़ा। ये स्टार्ट हुआ था थोड़े से जो सैनिक थे इंडिया के ब्रिटिशर्स के लिए, जो कंपनी के लिए काम करते थे, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी और फिर ये धीरे धीरे ऑल ओवर द इंडिया ये फैलता चला गया, ठीक है। अब आते हैं इसके इसके इसमें क्या पता लगा था कि जी इंडियंस जो है वो खिलाफ है फॉरेन पॉलिसीज के, और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया है हमारे लिए, हम लोग उसके खिलाफ है या हमें वो पसंद नहीं, ठीक है। सेवरल फैक्टर्स वर रेस्पॉन्सिबल फॉर द वाइड स्पेयर रिवोल्ट। इसके लिए कुछ फैक्टर्स जिम्मेदार हैं। सम ऑफ दोज फैक्टर्स बीइंग डिस्कस्ड बिलो, उनके बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है। इकोनॉमिक कोजेस, मतलब इकोनॉमिक क्या कोज था उसका। द मोस्ट इंपोर्टेंट कोज ऑफ द डिसकंटेंट वाज द इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन ऑफ द कंट्री बाय द ब्रिटिश। जो ब्रिटिशर्स हमारी इकोनॉमी को तबाह कर रहे थे, या जो वो इंडिया से जो सोने और सोने के सिक्के और जो महंगे महंगे आइटम्स है या पैसे जो भी था, उन सबको वहां पे ढो रहे थे, ठीक है। द पीजेंट्स, आर्टिशियंस, क्राफ्टमैन सफर्ड पुअर इकोनॉमिक कंडीशन अंडर द ब्रिटिश रूल्स। जो यहाँ के किसान थे, जो क्राफ्ट्समैन थे, जो बुनकर थे, उन लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन भी बहुत खराब हो चुकी थी क्योंकि उनके व्यापार जो है वो ठप हो चुके थे बिल्कुल। द पीजेंट्स बर्डन बाय हैवी रिवेन्यू, जो पीजेंट्स थे उन्हें बहुत ही हैवी लैंड रिवेन्यू देना पड़ रहा था, ठीक है। सिमिलरली मैनी जमींदार लॉस्ट देयर जमींदारी राइट बिकॉज ऑफ दे कुड नॉट फुलफिल द हाई लैंड रिवेन्यू। उसी के मद्देनजर रखते हुए बहुत से जमींदारों ने अपनी जमींदारी खो दी क्योंकि वो बहुत हाई टैक्स की डिमांड कर रहे थे जो वो लोग पे नहीं कर पाए, ठीक है। द मिडिल एंड द अपर क्लास ऑफ द सोसाइटी पर्टिकुलरली इन द नॉर्थ वर बैडली अफेक्टेड ड्यू टू लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो नॉर्थ इंडिया है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, वहाँ के लोग इससे बहुत, मिडिल क्लास जो लोग हैं, जो कि आम लोग हैं मिडिल क्लास, इससे बहुत प्रभावित हुए क्योंकि हम लोगों ने अपनी एम्प्लॉयमेंट खो दी, या हम जो भी जॉब्स वगैरह कर रहे थे हमने वो खो दिए थे, ठीक है। द इंडियन रूलर्स वर पैट्रॉन्स एंड ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर एंड सपोर्ट स्कॉलर, आर्टिस्ट एंड रीजनल टीचर्स। जो पहले रूलर्स थे इंडिया के, वो इन सबको सपोर्ट करते थे, जो पोएट्स हो गए, जो आर्टिस्ट हो गए, जो लिटरेचरर हो गए। बट जब से ब्रिटिश आए थे इन्होंने इनकी कंडीशंस को भी खराब कर दिया था, ठीक है। डिफरेंट सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी सफर्ड हार्ड अंडर द ब्रिटिश रूल एंड बिकेम स्ट्रॉन्ग एनिमीज ऑफ द ब्रिटिश। जब लोगों के पास पैसे नहीं हुए तो उन्हें इनकी पॉलिसीज पसंद नहीं आई और धीरे धीरे वो इन्हें एज ए एनिमी या एज ए दुश्मन देखने लगे, इनको ब्रिटिशर्स, ठीक है। अब आते हैं पॉलिटिकल कोज। पॉलिटिकल कोज क्या था इसका? द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन क्रिएटिंग डीप इनसिक्योरिटीज among the Indian rulers।
The policies like subsidiary alliance and doctrine of lapse made the Indians lose the faith in the British. Lord Dalhousie's policy of doctrine of lapse was resented by the rulers because it covered their right of adoption. Annexation of Jhansi, Satara, Nagpur under the doctrine created great restlessness and distrusted, especially among the ruling families and their departments. पॉलिटिकली का मतलब है जो राजा इनके टाइम पे थे, ब्रिटिशर्स के टाइम पे, इन्होंने धीरे धीरे उन्हें क्या किया कि जी आपको हम मतलब जो क्वीन है इंग्लैंड की जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, आपको उसी के अंडर रह के काम करना पड़ेगा। झांसी में ऐसा ही हुआ, बाकी जो जितनी बड़ी बड़ी रियासतें थी उन सभी के साथ ब्रिटिशर्स ने ऐसा ही किया। वो लोगों ने उन पे कब्जा कर लिया और बोला कि जी हम आपका राज्य चलाएंगे, आपको हमें टैक्स पे करना पड़ेगा और जैसा कि हमारी क्वीन कहेंगी ऐसा ही आपको करना पड़ेगा। बेसिकली हम मालिक हैं और आप बस हमारे अंडर एक एम्प्लॉय हैं। तो वो चीज़ें मतलब जो राजा थे, जो रूलर्स फैमिली थी इंडिया की, वो इससे काफ़ी डिस्टर्ब हुए या वो उन लोगों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ठीक है, ये था पॉलिटिकल कोर्स। The annexation of the friendly state of Awadh by Lord Dalhousie in 1856 was also widely resented. जो अवध जो थी, जो अवध राज्य था, उसमें भी इन्होंने यही किया कि जी हम आपके दोस्त हैं या ऐसे आप हमारे साथ रहिए बट हमारे अंडर ही आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है। The excuse that Dalhousie gave for the annexing Awadh was that he wanted to free the people from Nawaz mismanagement। उन्होंने क्या कहा कि जी उन्होंने रीजन क्या दिया कि जी हम अवध में जो है वो इन्हें एज ए एम्प्लॉय क्यों रख रहे हैं राजाओं को, या राजा की उपाधि यहाँ से खत्म क्यों कर रहे हैं, ताकि जो वहाँ के पीपल्स हैं, जो वहाँ के कॉमन आम नागरिक हैं, उन्हें जो नवाब बने बैठे हैं अवध के, उनसे छुटकारा मिल सके। ठीक है, उन्होंने ये वो दिया। अंडर द ब्रिटिश द कॉमन पीपल हैड टू पे इवन मोर टैक्स। ब्रिटिश के अंदर जो है पीपल्स को काफी हैवी टैक्सेस पे करने पड़े थे, उसके बारे में आई थिंक सबको पता ही है। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर्किंग इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड द आर्मी वर थ्रोन आउट ऑफ जॉब्स। जो आर्मी में काम कर रहे थे, जो उन लोगों की जॉब छीन ली ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, तालुकदार ऑफ अवध lost their lands, merchants, shopkeeper, craftsmen, musician and artists who had catered to the Awadh fort lost their livelihood। ठीक है, सबको इस चीज से प्रॉब्लम हुई। The annexation of Awadh along with annexation of the British created panic and anger among the Indian rulers। इसने क्या जो है अवध के साथ उन्होंने किया, इससे जो बाकी के रूलर्स थे इंडिया के, उन लोगों को बहुत गुस्सा आया इस चीज से और वो बिल्कुल डिसअपॉइंट हो गए थे ब्रिटिश रूल से, मतलब वो बिल्कुल निराश हो गए थे, उन्हें अब ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। ठीक है, ये था जी पॉलिटिकल कोज। ओके, इकोनॉमिक समझ गए आप। इकोनॉमिकल कोज ये था कि लोगों ने अपनी नौकरी खो दी थी, ये जो भारत का धन था उसे इंग्लैंड में ट्रांसफर कर रहे थे। ठीक है, पॉलिटिकल कोज क्या हुआ, इन्होंने राजाओं की उपाधियां छीननी हासिल कर दी थी, राज्यों पे इंग्लैंड की क्वीन का अधिकार जमाना स्टार्ट कर दिया था। उन्हें बोला था कि आपको इस इंडिया के अंदर काम करना पड़ेगा। उससे जो लोग वहाँ की सेना में थे, जो राजाओं की सेना में थे, उन्होंने बहुत लोगों ने अपनी जॉब्स खोई और राजा भी काफी निराश थे इससे, क्योंकि अगर राजा का राज्य ही चला जाएगा तो वो राजा किस बात का, फिर तो वो कॉमन पीपल ही हो जाएंगे ना। ठीक है, अब आते हैं सोशल एंड रिलीजियस कोज। Many Indians feared that their religion was coming under the threat। बहुत से इंडियंस ने सोचा कि जो उनका रिलीजन है, जो उनका धर्म है, वो थ्रेट खाने लगे इनसे या फिर वो डरने लगे। The Christian missionaries tried to convert the people to Christianity। जो क्रिश्चियन मशीनरीज आई थी या फिर जो क्रिश्चियन लोग आए थे, जो पादरी वगैरह आए थे इंग्लैंड में,
उन्होंने यहाँ के पीपल्स को बोला कि जी आपको क्रिश्चियन धर्म अपनाना चाहिए या क्रिश्चियनिटी आपको अपनानी चाहिए, ठीक है। द क्रिश्चियन some of the social legislation passed by the British like widow remarrying act, ban of sati made many conservation Indians very uncomfortable। जो बैन ऑफ सती हुआ था या रीमैरिज वाला एक्ट लाए थे लोग, वो लोग अच्छा था कहीं ना कहीं, बट इंडियंस को उस टाइम पे वो पसंद नहीं आया था, ठीक है। वो भी एक मतलब सोशली तो इसलिए था क्योंकि ये जो बैन ऑफ सती वगैरह बताई गई है, पहले पुराने जमाने के लोग मानते थे कि ये प्रथा है, ये हमारे पूर्वजों से चली आ रही है, तो हमसे हमारी प्रथा छीन रहे हैं, मतलब हमारा जो कल्चर है, हमारी जो सोशल लाइफ है, उसको ये लोग कहीं ना कहीं खत्म कर रहे थे। इंडियंस का ऐसा मानना था उस टाइम पे, ठीक है। दे फेल्ट दैट द ब्रिटिश हैड नो राइट टू इंटरफेयर इन द रिलीजन्स एंड कस्टम्स। उन्हें लगता था कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनका कोई मतलब नहीं बनता हमारी किसी भी प्रथा में या हमारे धर्म में घुसने का, ओके। Religious sentiments were also hurt by the British policies of taxing land belonging to temples and mosques। ये लोग टैक्स ले रहे थे टेम्पल से भी और मॉस्क्यूज से भी, ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं लोगों के रिलीजियस को काफी हद तक हर्ट किया, ठीक है। इसके बाद आते हैं जो इस क्रांति का मेन कोज था, वो क्या था, मिलिट्री कोज, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज स्टार्टेड बाय ए कंपनी सिपाहीज लिखा है सिपाहीज। दे टू हैड ए नंबर ऑफ ग्रेवियंस ऑफन द ब्रिटिश ऑफिसर थ्रेट टू सिपाहीज रूडली बात करते थे, उन्हें रूडली ट्रीट करते थे उन्हें सिपाहीज को, ठीक है। The sepoys were paid much less than the British soldiers। जो उनकी जो सैलरी थी वो भी ब्रिटिश सोल्जर्स से बहुत कम थी, ठीक है, मतलब उन्हें बहुत कम पैसे दिए जाते थे ब्रिटिश सोल्जर्स के मुकाबले, ओके। वर ऑल्सो गिवन इनफीरियर फूड, उन्हें नीचे क्वालिटी का फूड दिया जाता था और उन्हें बैडली ट्रीट किया जाता था। देयर वॉज नो स्कोप ऑफ प्रमोशन एंड पेड, नो इंडियंस कुड मोर ओवर देन द सूबेदार। नेचुरली द सिपाहीज वर फुल ऑफ एंग्री एंड फ्रस्ट्रेशन। जो सिपाहीज थे, जो सिपाही थे, वो लोग इस चीज से बहुत गुस्सा थे कि उन्हें ना तो प्रमोशन दिया जाता था, ना वो लोग उन्हें ढंग का खाना देते थे, ना वो उन्हें ब्रिटिशर्स से ज़्यादा सैलरी देते थे, और उनके प्रमोशन के भी कोई चांसेस नहीं थे, ठीक है। अब एक आया इमीडिएट फैक्टर। इमीडिएट फैक्टर मतलब जैसे एकदम से क्यों उभरी है, ठीक है। In 1856 the British introduced the inbuilt rifles in the army। ब्रिटिश ने एक राइफल इंट्रोड्यूस करी आर्मी में जिसका नाम रखा उन्होंने इनफील्ड, ठीक है, 1856। The soldier had to bite off the grisette cartridge before loading it into a gun। वो क्या था कि उन्हें गोली ना पहले अपने मुंह से पकड़ के ऐसे खोलनी होती थी, फिर उसको वो गन में डाल सकते थे और फिर वो यूज होती, ठीक है। उस गन की जो गोली थी उसे पहले से खोलना होता था, जो बारूद था उसमें मुंह से खींच के फिर उसे उसके अंदर डालना होता था गन के, तब वो फायर करेगी, ठीक है। एट द सेम टाइम ह्यूमर इज स्प्रेड दैट द ग्रेस यूज्ड इन द कार्टेज वाज मेड द फैट ऑफ काउ एंड लैड ऑफ द पिग। तो एक र्यूमर फैल गई अचानक से कि जी जो ये कार्टेज है, जो ये लोग हमें मुंह से खोलने के लिए कह रहे हैं, ये जो गोली है इसमें गाय की और सुअर की चर्बी को मिलाया गया है, ठीक है, उसमें ये अफवाह फैल गई इस टाइम, ठीक है। दिस हर्ट द रिलीजियस स्टेटमेंट ऑफ बोथ हिंदू एंड मुस्लिम सोल्जर्स। इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों की जो रिलीजियस भावनाएं थी, जो धर्म को लेके अपनी जो उनकी चीज़ें थी, मतलब जो वो लोग अपने धर्म के प्रति निष्ठ थे, तो वो उनकी कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं को हर्ट्स कर गया, ठीक है, उनकी सेंटिमेंट को हर्ट कर गया वो कहीं ना कहीं। द टाइम ऑफ रिपेयर हैड कम एज दिस वे बियॉन्ड देयर पेशेंस एंड सबमिशन, ठीक है जी। फिर आता है द रिवोल्ट बिगिन। रिवोल्ट स्टार्ट कब से हुआ?
द फर्स्ट इंडियन मराठियर्स ऑफ द रेवोल्ट ऑफ 1857 एट बैरकपुर। बैरकपुर में एक सिपाही थे, बैरकपुर में तैनात थे वो 1857 में। बैरकपुर जगह है वेस्ट बंगाल में, आज तक भी है वो, ठीक है। उनका नाम था मंगल पांडे, ठीक है। ही वॉज ए यंग सोल्जर हु वॉज हैंग्ड ऑन 29 मार्च 1857। 29 मार्च 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई थी फॉर रिवोल्टिंग ए सिंगल हैंडेड एट अटैक हिज सुपीरियर, क्योंकि उन्होंने अपने सुपीरियर के ऊपर अटैक कर दिया था और उस गोली को अपने मुंह से खोलने से मना कर दिया था, ठीक है। द नेक्स्ट अपरोर केम फ्रॉम मेरठ। जो दूसरी एकदम से तभी के तभी जो सुनने में आई चीजें या फिर जो रिवोल्ट से रिलेटेड जो चीजें सुनने में आई वो आई मेरठ से, ठीक है। वो मेरठ से सुनने में आई। मेरठ में भी वो गोली लेने से 24 अप्रैल 1857 द सिपोइज ऑफ द मेरठ कैंटोनमेंट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द वेस्ट कार्टिएजेस। मेरठ के सिपाहियों ने भी मना कर दिया था किस चीज को, कि जी हमें ये गोलियां नहीं चाहिए, ठीक है, हम इन्हें यूज नहीं करेंगे। ऑन 9 में 85 ऑफ देम वर डिसमिस्ड एंड सेंटेंस्ड टू 10 years इम्प्रिजनमेंट। 9 मई को क्या हुआ, उन सिपाहियों के साथ जिन्होंने मना कर दिया था मेरठ में गोली यूज करने से, उन्हें उनमें से 85 को डिसमिस कर दिया गया और 10 साल के लिए जेल में भेज दिया गया, ठीक है। द वेरी नेक्स्ट डे ऑल द एंग्री इंडियन सोल्जर्स ऑफ द मेरठ कैंटोनमेंट रिलीज देयर कॉर्पोरेट्स किल द ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड डिक्लेयर्ड ए मॉस रिवोल्ट। तो फिर जो वहां के इंडियन सोल्जर्स थे उन्होंने क्या किया कि जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वहां पे मेरठ कैंटोनमेंट में उन सबको मार दिया और इस मास रिवोल्ट की शुरुआत करी या डिक्लेयर किया, ठीक है। Then they marched to Delhi and declared the powerful Mughal emperor बहादुर शाह जफर as the emperor of India। और उन्होंने मार्च स्टार्ट कर दिया मेरठ से दिल्ली की तरफ और मुगल एम्परर जो उस टाइम पे थे बहादुर शाह जफर उन्हें इंडिया का राजा घोषित करते हुए, ठीक है। एंड द ऑफिशियल लीडर ऑफ द रिवोल्ट, और ऑफिशियल लीडर मतलब कि जो हमारा लीडर है वो भी बहादुर शाह जफर ही है, इस क्रांति के जो लीडर हैं, ठीक है। द रिवोल्ट स्पेयर्स, रिवोल्ट कहां तक फैला, लार्ज पार्ट ऑफ द नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया एंड बिहार जॉइन द रिवोल्ट। नॉर्थ में, सेंट्रल इंडिया में और बिहार में ये बहुत फैला रिवोल्ट। द इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट वर, इम्पोर्टेंट सेंटर कौन कौन से हैं, दिल्ली है, कानपुर है, लखनऊ है, बरेली, झांसी, आरा इन बिहार, ठीक है। इन दिल्ली द एज्ड एम्परर बहादुर शाह जफर वाज द सिंबॉलिक लीडर। बहादुर शाह जफर एक सिंबॉलिक लीडर थे दिल्ली में, ठीक है। रियल कमांडेंट वाज विद अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स हेडेड बाय जनरल बख्त खां एट कानपुर। जनरल बख्त खां ने लीड किया था पर दिल्ली को, वो सिर्फ चेहरा था बहादुर शाह जफर का, बट उसे लीड किया था बख्त खां ने, ठीक है। सेकंड है द रिवोल्ट वाज लीड बाय नाना साहेब, नाना साहब ने लीड किया था। एडॉप्टेड सन ऑफ द लास्ट पेशवा, जो कि लास्ट पेशवा के एडॉप्टेड सन थे। द चीफ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फाइटर ऑन द बिहाफ ऑफ नाना साहेब फेल ऑन द सोल्जर ऑफ तातिया टोपे। तातिया टोपे आपने नाम सुना होगा, उन्होंने भी नाना साहब के अंडर लीड किया था सोल्जर्स को, ठीक है। वन ऑफ हिज मोस्ट लॉयल कमांडर तातिया टोपे वॉन immortal base because of the patriotism, determined fighting and skillful violence operations। तातिया टोपे काफी फेमस हुए उनके पेट्रोटिज्म के लिए, उनकी फाइटिंग डिटर्मिनेशन के लिए, मतलब वो काफी लड़ने के लिए काफी डिटर्मिनेशन से लड़ाई करते थे, ठीक है। और जी स्किलफुल मतलब कि वो काफी अलग यूनिक तरीके से लड़ाई करते थे, ठीक है, मतलब वो दिमाग से ज्यादा खेलते थे लोगों के, ठीक है।
द रिवोल्ट इन द लखनऊ वाज लीड बाय हजरत महल, लखनऊ में किसने लीड किया? हजरत महल ने, ठीक है। द बेगम ऑफ अवध की बेगम थी, याद है आप लोगों को, अवध पे अधिकार जमाया था इन्होंने, नवाब को हटाने के लिए नवाब की उपाधि खत्म कर दी थी। वो हैड प्रोक्लेम्ड हर यंग सन ब्रिजेश कादर एज द नवाब ऑफ लखनऊ, जिन्होंने प्रोक्लेम कर दिया था अपने बेटे को, जो कि जिसका नाम था ब्रिजेश कादर, नवाब ऑफ लखनऊ का नवाब उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था उन्हें। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द रिवोल्ट वाज रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को सभी जानते होंगे, वो भी इसी क्रांति का हिस्सा थी, ठीक है। टेल्स ऑफ हर ब्रेवरी एंड करेज, मिलिट्री एंड स्किल हैव इंस्पायर्ड इंडियंस इवन सिंस द रिवोल्ट ऑफ 1857, जो उनकी कहानियां हैं, जो उनके किस्से हैं ब्रेवरी के, वो अब तक लोगों को इंस्पायर करते हैं, और 1857 से लोगों को इंस्पायर करते आ रहे हैं, या तब भी इंस्पायर किया था रानी लक्ष्मीबाई ने, ठीक है। ए पार्ट फ्रॉम कुंवर सिंह, ए जमींदार ऑफ जगदीशपुर नियर आरा, वाज द चीफ ऑर्गेनाइजर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ बिहार, बिहार के जो हेड थे या बिहार से जो लीड कर रहे थे, बिहार से लीड किया था कुंवर सिंह ने, ठीक है। ही हैज नियरली, वो 80 साल के थे, ही वाज एन आउटस्टैंडिंग मिलिट्री लीडर, मतलब काफी अच्छे मिलिट्री लीडर थे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस लीडर्स इन नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया देयर वर पॉपुलर सिविलियंस रिवोल्ट, द कॉमन पीपल टू जॉइन द रिवोल्ट with spare axis bows arrow and ethics, ठीक है। एक बहुत ही पॉपुलर स्टार्ट हुआ ये रिवोल्ट, इसमें जो आम जनता है या जो पीजेंट्स है सताए हुए, उन्होंने भी काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया इस रिवोल्ट में, ठीक है जी। हाँ जी, तो जब ये रिवोल्ट इतने मतलब इतने उत्साह से और इतनी काफ़ी पूरे इंडिया में फैल रहा था, तो फिर इसका एंड कैसे होगा, ठीक है। इसके बाद हम ये पढ़ेंगे एंड ऑफ द रिवोल्ट। द ब्रिटिश डिसाइडेड टू सप्रेस द पावरफुल रिवोल्ट विद अ ग्रेट सेवरिटी। ब्रिटिशर जो है बहुत उत्सुकता से या बहुत जैसे नहीं होता किसी चीज को चाहना, उस टाइप से चाहते थे इस रिवोल्ट को खत्म करना, ठीक है। दिल्ली was recaptured in September 1857, दिल्ली को उन्होंने फिर से ब्रिटिशर ने रिकैप्चर कर लिया 1857 में। बहादुर शाह जफर को सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब उम्र कैद दे दी गई बहादुर शाह जफर को, ठीक है। ही एंड हिज वाइफ वर सेंट टू प्रिजन इन रंगून, रंगून में भेज दिया गया उनको और उनकी वाइफ को। रानी लक्ष्मीबाई वॉज डिफीटेड एंड किल्ड इन जून 1858, 1858 को रानी लक्ष्मीबाई को हराया गया और मार दिया गया, ठीक है। तात्या टोपे escaped to the jungles of the central India and continued to fight guerrilla and war until captured and killed. तात्या टोपे जो है एस्केप करने में कामयाब हुए, वो जंगल में चले गए सेंट्रल इंडिया के और लड़ते रहे इन लोगों से जब तक भी कि वो मारे नहीं गए, ठीक है। कोज फॉर द फेल्यूर ऑफ द रिवोल्ट, कोज क्या था कि रिवोल्ट फेल्यूर क्यों हुआ, ठीक है। The rebels were very bravely, but they did not have modern weapons. वो बहुत ब्रेव थे तब लोग, बट उनके पास मॉडर्न वेपन्स नहीं थे, ठीक है। While the British have enormous resource at their commands, और ब्रिटिशर्स जो थे उनके पास काफ़ी सोर्स थी या काफ़ी वेपन्स थे उन लोगों के पास। Moreover, the rebel groups did not have a common plan of action or centralized leadership. The rebels were poorly organized. The uprising in different parts of the country
वर नॉट कोऑर्डिनेटेड। वो लोग जो डिफरेंट पार्ट में थे कंट्रीज के, वो आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे मोबाइल फोन्स वगैरह नहीं होते थे, तो चिट्ठी से ही एक दूसरे को संदेश भेजे जाते थे। ठीक है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा लग जाता था। लिमिटेड इन सेंट्रल इंडिया, वो सेंट्रल इंडिया तक ही रह गया। द रिबेल हैड नो फ्यूचर प्रोग्राम, नो प्लान अबाउट द फ्यूचर पॉलिटिकल सिस्टम और इकोनॉमिक इफ द ब्रिटिश वर ओवरथ्रोन। अगर उस टाइम पे जो रिबिलियंस थे, जो क्रांतिकारी थे, उनके पास कोई वो नहीं था, मतलब फ्यूचर का प्लान नहीं था, कोई इकोनॉमी के बारे में उन्होंने सोचा नहीं था। अगर ब्रिटिशर्स को वो लोग बाहर भी निकाल देते तो भी आगे का उन्हें पता नहीं था कि आगे करना क्या है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ब्रिटिश आर्मी इक्विप्ड विद द लेटेस्ट वेपन, और ये मैंने बता दिया। नो कॉमन प्लान ऑफ एक्शन एंड लीडरशिप अमंग द रिबल्स। एक लीडरशिप नहीं थी, कोई कहीं पे लीड कर रहा है, कोई कहीं, मतलब कि अपने लीडर के अंडर वो लोग नहीं चल रहे थे, जैसा उन्हें जिसने बोल दिया उन्होंने मान लिया। ठीक है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन एनेबल ब्रिटिश टू क्लियर कर्व ऑफ द रिवोल्ट। यही मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं था उन लोगों का आपस में, उन लोगों के पास ट्रांसपोर्ट के लिए कोई सिस्टम नहीं था। Thus, in the end, the British military proved to be strong and organized for the rebel to resist. इसके बाद क्या हुआ कि जो ब्रिटिश आर्मी जो है वो स्ट्रॉन्ग है, ये जो रेबल्स थे उनसे। ठीक है, द ब्रिटिश गवर्नमेंट crushed the revolt with immense manpower and technique. ठीक है, द रिवोल्ट ऑफ 1857 was definitely a turning point in the Indian history. ये एक टर्निंग पॉइंट था इंडिया की हिस्ट्री में। द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड एन एक्ट इन 1858 एंड पावर वाज शिफ्टेड फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। ये टर्निंग पॉइंट क्यों था? क्योंकि इसके बाद ब्रिटिशर्स ने 1858 में 1858 में एक एक्ट पास किया, जिससे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी इंडिया में, अब वो रूलरशिप उससे हटके ब्रिटिश क्राउन पे चली गई। ठीक है, नाउ द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्ट डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॉर रूलिंग इंडिया। अब ब्रिटिशर्स ने डायरेक्ट इस चीज़ को समझा कि अब हमें डायरेक्ट ही रूल करना पड़ेगा इंडिया पे, अगर हमें वहाँ आगे रूलिंग करनी है तो। द ब्रिटिश प्रोमिस द इंडियन रूलर दैट देयर किंगडम विल नॉट बी एक्सटेंड इन फ्यूचर। उन्होंने प्रोमिस दिया इंडियन रूलर्स को कि आगे हम नहीं करेंगे ऐसा जो हमने आप लोगों के कब्जा किया हुआ है राज्यों पे। The Indian rulers could not pass on their kingdoms even their adopted heirs, but in return the ruler had to accept the paramount of the British monarch. Thus, the Indian rulers had to rule as subordinates of the British crown. But उन्हें सबऑर्डिनेट्स बन के ही काम करना पड़ेगा। वो राजा हैं, ठीक है, आप राजा हो अपने राज्य के, बट जी काम आपको हमारे साथ ही करना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा कि जो आपने कह दिया वो चलेगा। ठीक है, तो थोड़े बहुत इन्होंने शुरू किए। द ब्रिटिश ऑल्सो डिसाइड दैट दे वुड नॉट इंटरफेयर इन द रिलीजियस एंड द सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ द पीपल इन इंडिया। ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया कि जी हम उनके रिलीजियस में नहीं घुसेंगे, इनके धर्म में नहीं घुसेंगे। ठीक है, ना इनके सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का कुछ भी ऐसा करेंगे, कोशिश करेंगे कि इनके सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो। इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स वुड बी इंक्रीज इन द आर्मी। यूरोपियन सोल्जर्स की संख्या बढ़ाई गई इस रिवोल्ट के बाद आर्मी में। Soldiers of Awadh, Bihar, Central India have taken part in revolt 1857 और लोग आर्मी। जिन लोगों ने पार्ट लिया था इस आर्मी में, बिहार, सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ इंडिया, उन लोगों को निकाल दिया गया आर्मी से जो वहाँ के लोग थे। On the other hand, 6 Gorkhas and the Pathans who helped in the suppression of the revolt were recruited in the army in large number। ठीक है, जिन लोगों ने हेल्प किया था इन्हें खत्म करवाने में, 1857 की क्रांति को खत्म करवाने में, उन लोगों को लार्ज नंबर में ऐड किया गया आर्मी में। द रिवोल्ट वाज द फर्स्ट ग्रेट स्ट्रगल ऑफ द इंडियन फॉर द फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश डोमिनेशन। ब्रिटिशर्स के हिसाब से माने तो ये पहली इंडिया की जो है स्ट्रगल था फ्रीडम के प्रति। ठीक है, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। The heroic and patriotic struggle of 1857 continued to inspire the Indians in the later years for freedom struggle। 1857 के बाद जितने भी आगे मूवमेंट्स हुए या कुछ भी हुआ,
कहीं ना कहीं 1857 के रिवोल्ट ने उन सबको इंस्पायर किया है, उन सबको प्रभावित किया है या एक दिशा दिखाई है फ्रीडम के लिए। द रिवोल्ट वॉज इंडीड ए ग्लोरियस लैंडमार्क इन द इंडियन हिस्ट्री। इस रिवोल्ट का एक बहुत ही ग्लोरियस मार्क है इंडियन हिस्ट्री में। ठीक है, ये चैप्टर मैंने आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दिया है। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी टॉपिक में डाउट हो तो मुझसे बेफिक्र होकर पूछ लेना। ठीक है, नंबर मेरे ऑलमोस्ट होगा सब लोगों के पास, मुझे मैसेज कर देना डायरेक्टली अपनी नाम और क्लास लिख के। ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इसे रीड कर लेना, अच्छे से समझ लेना। ठीक है, जैसे जैसे मैं रीड करते जा रहा हूँ बुक रखेंगे सब बच्चे सामने और समझते चलेंगे उसको। ठीक है, कल को आप लोगों के डाउट्स पूछूंगा मैं। कल अगर मैं लाइव गया तो आप लोगों को बता दूंगा, अगर मैं लाइव नहीं जाता हूँ तो मैं वीडियो डालूंगा। जिस दिन मैं लाइव आऊँगा उस दिन मैं वीडियो नहीं डालूंगा, जिस दिन मैं वीडियो डालूंगा उस दिन मैं लाइव नहीं आऊँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।